ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कुमार से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर सुरेश, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक सामुदायिक संक्रमण यानी कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं आई है। मंत्रालय के अनुसार कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में महामारी का स्थानीय प्रकोप हुआ है और अकेले 49 जिलों में 80% मरीजों की संख्या है। आपसे जानना चाहेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड किसी पैंडेमिक को कब माना जाता है और WHO की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोई भी एपिडेमिक होता है तो इसका मतलब है कि इफ द नंबर ऑफ केसेज आर मोर देन एक्सपेक्टेड तो उनको एपिडेमिक कहते हैं। वो एक ही देश में ज्यादातर या एक एरिया में या एक ज्योग्राफिकल एरिया में ही सीमित होता है। इसके अलावा यदि वो एक से ज्यादा देशों में या बहुत सारे देशों में फैल जाती है बीमारी तो उसको हम पैंडेमिक कहते हैं, यानी कि महामारी। एक होता है स्पोरेडिक केसेस, एक होता है आइसोलेटेड केसेस और एक होता है कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है यदि आपको पता नहीं है कि आपको इन्फेक्शन किससे हुआ है। जैसे यदि हमें पता होता है कि कोरोना वायरस के लक्षण है, बुखार है, सांस फूल रहा है, खांसी है और हमें पता है कि हाँ ये बीमार व्यक्ति है और उसके संपर्क में कोई आया है, जैसे ऑफिस में, वर्क स्पेस पे, फैक्ट्री में, रेस्टोरेंट में, एयरपोर्ट पर, यदि ऐसे किसी संभावित संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में यदि कोई आता है उससे किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ उसके संपर्क में आकर इससे इसको इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है जब हमें पता ही नहीं चले कि सोर्स क्या है, यानी बीमारी का जो लक्षण है बिना किसी व्यक्ति जो पॉजिटिव है उसके संपर्क में बिना आए ही यदि बीमारी हो जाती है तो उसको हम कम्युनिटी स्प्रेड मानते हैं। तो कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है बिना किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना ही यदि कोरोना वायरस के लक्षण आ जाते हैं, इसका मतलब है कि वो बीमारी पूरे समाज में, पूरी कम्युनिटी में, पूरे एरिया में फैल चुकी है। ये होता है कम्युनिटी स्प्रेड। डॉक्टर सुरेश, WHO ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर जो मरीजों की संख्या है वो 538 है, जबकि अगर हम ग्लोबल इसका एवरेज देखें तो वो 1497 यानी 1500 के आसपास है। तो ये जो डेटा है ये क्या कुछ बताता है और आप हॉस्पिटल्स में किस तरह के एज ग्रुप में आप ये संक्रमण और डेथ देखते हैं? यूरोप की तुलना में, अमेरिका की तुलना में हमारे यहाँ संक्रमण का जो पोजीशन है वो काफी कम है और जो हमारे यहाँ देश में डेथ के भी जो आंकड़े हैं, डेथ रेट भी बाकी देशों के मुकाबले में काफी कम है। हमने देखा है कि यदि पर डेथ पर 1000 पॉपुलेशन यदि देखेंगे या जो नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड हैं उनका यदि अनुपात देखें तो पहले ये 2 से 3% रही है, डेथ बहुत कम रही है। कुछ जगह तो डेथ लेस देन 1% रही। पिछले 4-5 हफ्तों में थोड़ा जो मृत्यु दर है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जैसे ही हमने लॉकडाउन को खोला है तो ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, रेल के साधन खुल गए हैं, एयरपोर्ट खुल गए हैं, रेस्टोरेंट में लोग जाने लग गए हैं, बाजार खुल गए हैं। तो इसकी वजह से ये हुआ कि थोड़ा सा जो संख्या हमारा बीच में बढ़ा डेथ रेट का, ये भी बाकी देशों की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। यानी कि स्थिति इतनी खराब नहीं है जितने की वेस्टर्न वर्ल्ड में है या अमेरिका में। इंडिया में डेथ रेट काफी कम है। इसका एक वजह ये है कि यहाँ पे जो लॉकडाउन है वो काफी प्रभावी रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय लेते ये बहुत अच्छा निर्णय लिया, जिसकी वजह से डेथ रेट और संक्रमण की स्थिति है वो काफी नियंत्रित रही है, काफी कम रही है इन कंपेरिजन टू अदर कंट्री। अगर हम ठीक होने की दर भी देखें तो वो भी 62% से ज्यादा हो गई, हर दिन ये बढ़ती जा रही है। अब देखिए दिल्ली में 1 लाख से ऊपर निकल गए 3-4 हजार और जो ठीक हो गए उसमें से 70,000 के लगभग ठीक भी हो गए। रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, डेथ रेट काफी कम है। ये इसलिए कि जो जागरूकता है और जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल्स काफी स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं उसकी वजह से, टेस्टिंग की वजह से, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट्स हैं वो जो फैसिलिटी सरकार ने मुहैया कराई है वो काफी अच्छी साबित हो रही है। इसकी वजह से डेथ रेट काफी कम हो रही है। दूसरा ये है कि आप ये देखिए कि जो आईसीयू बेड्स हैं वो भी अब बढ़ गए हैं ज्यादातर हॉस्पिटल। तो जो पेशेंट पहले आईसीयू बेड नहीं मिल पाता था अब उनको आईसीयू उपलब्ध हो रहा है। पहले जो ट्रीटमेंट था उसके नाम पे खाली ऑक्सीजन ही हम देते थे, अभी काफी सारी नई मॉडलिटीज आ गई हैं, प्लाज्मा थेरेपी आ गई है, रेमडेसिविर आ गई है और सारी जो लेटेस्ट दवाई हैं वो भारत में वो उपलब्ध हैं। इसकी वजह से काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो रहा है और काफी अच्छा नियंत्रण भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, सभी स्टेट की जो राज्य सरकार है उन्होंने काफी अच्छे कदम उठाए हैं। उसकी वजह से जो डेथ रेट है वो काफी नियंत्रण में है। डॉक्टर सुरेश, जैसे कि अभी आपने जो कुछ नई ड्रग्स के बारे में बात की है इसके ट्रीटमेंट के लिए, जैसे रेमडेसिविर की काफी चर्चा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे नए जो एंटीवायरल्स हैं उनको ट्राई किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
कुछ दवाइयां तो पहले HIV एड्स में जो यूज होती थी, वो शुरुआती जो मार्च के महीने में काफी तेजी से प्रचलित हुई और फिर उनका जो यूजफुलनेस है वो कम हुआ। ये देखा गया कि ये एक RNA वायरस है और बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई होता है। जो जितनी भी एंटी वायरल ड्रग्स हैं जो RNA को नष्ट करती हैं, जैसे कि रेमडेसिविर है, वो पहले किसी और बीमारी के लिए उसका यूज होता था, पर ये देखा गया है कि ये दवाई बहुत तेजी से वायरस को नष्ट करती है, वायरल लोड को काफी कम करती है। और जो रिकवरी रेट है कोरोना वायरस में, यदि रेमडेसिविर देते हैं तो मरीज 4 से 5 दिन पहले ही ठीक हो जाता है। पहले 10 से 15 दिन में ठीक होता था, तो इस दवाई से देने से वो 8 दिन में 9 दिन में ही पेशेंट रिकवर हो जाता है। तो रेमडेसिविर भारत सरकार ने, ICMR ने अप्रूव की और उसके बाद अब सभी अस्पतालों में लोग इसको यूज कर रहे हैं। दूसरी एंटीवायरस ड्रग भी अब काफी ज्यादा यूज हो रही हैं, जैसे कि एक दवाई है फेविपिराविर, वो भी यूज हो रही है। इसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, इटुलिज्मैब है, ये भी जो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, जैसे कोई बीमारी होती है उसकी वजह से तेजी से ऑर्गन खराब हो जाते हैं, किडनी पत्थर आता है और आदमी बेहोश हो जाता है। उससे पहले ही यदि साइटोकाइन स्टॉर्म से पहले बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, टोसिलिजुमैब, तो ये भी काफी सारे हॉस्पिटल्स में यूज हो रही है, उसके भी काफी फायदे सामने आए हैं। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी भी काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है। हमारे दिल्ली में भी जो कॉलेज है, लोकनायक अस्पताल है, हमें भी 200 पेशेंट्स की प्लाज्मा थेरेपी का भारत सरकार की तरफ से अनुमति और हमने 60 पेशेंट्स को लगभग प्लाज्मा थेरेपी दिया है। प्लाज्मा थेरेपी हमारे अस्पताल के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी अब उपलब्ध है। दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बन गया है। तो स्टेट लेवल दे आर डूइंग देयर मैक्सिमम टू कंट्रोल दिस डिजीज, टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ डेथ, टू गिव ऑल द लेटेस्ट ट्रीटमेंट एंटीवायरल ड्रग्स इन दिस फील्ड। डॉक्टर सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे ग्लव्स इस समय मार्केट में मिल रहे हैं, तो जब हम ग्लव्स खरीदने जाते हैं तो हमें किस तरह से उसका चुनाव करना चाहिए? 2 तरह के ग्लव्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो वो है कि जो पाउडर बेस्ड ग्लव्स होते हैं, तो उसमें पसीना ज्यादा आता है, डिस्कम्फर्ट ज्यादा रहता है, ज्यादा देर तक गर्मी में उनको नहीं पहन सकते। एक दूसरे आते हैं जो कलर्ड आते हैं, आपने देखा होगा ब्लू कलर्ड, येलो कलर्ड, और उसमें वो थोड़ा सा महंगे हैं पर उसमें पाउडर नहीं होता है, तो उसमें गर्मियों के मौसम में वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उनको आप ज्यादा टाइम तक पहन सकते हैं। और जैसा भी उंगलियों का जो साइज होता है, आमतौर पर 6.5, 7 या 7.5 साइज के आते हैं, 8 तक जाते हैं। यदि व्यक्ति की उंगलियां बहुत बड़ी होती है तो अपने हिसाब से चुन सकते हैं, ग्लोव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने पूछा है कि ग्लव्स को जब हम सैनिटाइज करते हैं तो क्या, जैसे अगर हम कहीं ऐसी जगह पे हैं, अगर हमें कुछ खाना पीना हो और ग्लव्स लगाया हुआ है हमने, तो बिना ग्लव्स उतारे उसे सैनिटाइज करके क्या हम कुछ खा पी भी सकते हैं? आइडियली तो ग्लोव्स को रिमूव करके खाना चाहिए, क्योंकि ग्लोव्स के जो सरफेस पे इन्फेक्शन या वायरस लग जाता है। यदि आप उसी को ही ग्लोव्स को पहने हुए आप खाना खाएंगे तो वो रिकमेंडेशन नहीं है, उससे इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। तो बेहतर ये होगा कि आप ग्लोव्स को निकालिए, अच्छी तरह पानी से आप हाथ धोइए और फिर आपको खाना पीना जो भी आपको करना कर लीजिए, और फिर नया जोड़ी जो ग्लोव्स का है वो आप इस्तेमाल कीजिए, जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे सभी कार्यालय पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है, तो ऑफिस में लोगों को क्या क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अपने वर्क प्लेस पे? क्योंकि अब सारे ऑफिस खुल गए हैं और बहुत सारे लोग सुबह ही तैयार होकर जाते हैं, तो ये सावधानी बरतनी चाहिए कि एक तो ट्रैवलिंग में उनको सावधानी रखनी चाहिए कि बहुत ज्यादा बसों में, टैक्सी में, यदि ऑफिस में स्पेस कम है तो उनको कम से कम 2 मीटर का दूरी पे चेयर्स पे बैठना चाहिए, बहुत साथ घुल मिलना नहीं चाहिए। अपना जो फूड आइटम्स हैं या अपने जो टावल वगैरह है वो बिल्कुल दूसरे जो व्यक्ति हैं आपके ऑफिस में उनसे शेयर ना करें, उससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और कई जगह हमने देखा है कि यदि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है तो उसमें कुछ चेंज किए जा सकते हैं, कि उसमें लो प्रेशर एयर कंडीशनिंग होती है और उसमें एग्जॉस्ट प्रॉपर होना चाहिए, लेमिनर फ्लो होना चाहिए। और कुछ जगह हम रिकमेंड करते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो भी काफी हद तक इन्फेक्शन को कम करती हैं। तो ये सारी सावधानियां बहुत जरूरी हैं ऑफिस स्पेस में। डॉक्टर सुरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कुमार से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।